जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है। मैं आप लोग को अपनी बायो ट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी किसे कहते हैं, यानी साइंस का वो तीसरा भाग जिसे बायोलॉजी कहते हैं, उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। दोस्तों इसके पहले मैंने पढ़ाया था साइंस क्या है, साइंस को कितने भागों में बांटा गया, साइंस कितने ब्रांच है। उसके बाद मैंने आपको बताया था फिजिक्स क्या है, फिर मैं बताया था केमिस्ट्री क्या है। दोस्तों आज जब मैं फिजिक्स पढ़ाया था उसमें बताया था मॉडर्न फिजिक्स और एंशियंट फिजिक्स। फिर मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया था तो मैंने बताया था केमिस्ट्री के 3 भागों में बांटा गया है। और केमिस्ट्री मैंने बताया था कि पहला भाग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को आज बता दूं कि आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ साइंस। मैं थोड़ा सा बताऊंगा साइंस किसे कहते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। दोस्तों अगर मुझे परिभाषा की बात की जाए कि परिभाषा अगर एक मतलब डिफिनेशन देनी या परिभाषा देना है तो मैं कह सकता हूँ प्रकृति में होने वाली घटनाओं का सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति में होने वाली घटनाओं का सुसंगठित और सुव्यवस्थित अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे इसके ब्रांच कितने हैं, कितने भागों में बांटा गया है। तो मैं आप लोग को पहले बताया था कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला था फिजिक्स, दूसरा था केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। यानी फिजिक्स को भौतिक विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहते हैं। अब फिजिक्स में मैं आप लोग को बताया था कि हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी, यानी फिजिक्स में हम पदार्थ और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम सिर्फ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैं आप लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी फिजिक्स भौतिक विज्ञान और मैं आपको रसायन यानी केमिस्ट्री में आपको पढ़ा चुका हूँ। आज सिर्फ हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के बारे में। इसमें हम अध्ययन करते हैं लिविंग बींग की। दोस्तों अब जब बायोलॉजी की हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी हम कहेंगे कि इसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स या सॉरी 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 स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो हम यही कहेंगे कि स्टडी ऑफ प्लांट्स एनिमल, या हमें कह सकते हैं स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स कॉल्ड बायोलॉजी। यानी आप ये कह लीजिए, मतलब ये सब हम जो बोल दिए स्टडी ऑफ एनिमल तो हम बायोलॉजी के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं, लेकिन वो जियोलॉजी में अध्ययन करते हैं। हमें कह लेंगे कि बायोलॉजी जब बात आएगी तो हम सीधा कहेंगे स्टडी ऑफ लिविंग बींग। आप ये समझ लीजिए, यानी जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाए, लिखा है इसमें जीवों का अध्ययन किया जाए। बायोलॉजी ग्रीक, कभी पूछा जाता है बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई या कौन सा शब्द है, तो आप बायोलॉजी में ग्रीक यानी ग्रीक शब्द से हुई है, जिसका ग्रीक यानी यूनानी शब्द से हुई है बायोलॉजी की उत्पत्ति। अब बायोलॉजी को 2 भागों में बांटते हैं, बायोस प्लस लॉगस। बायोस का मतलब होता है कि जीव, जैव, सजीव। आप ये कह सकते हैं, आप कह सकते हैं लिविंग बींग। लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना। बायोलॉजी को 2 शब्दों में बांटते हैं, बायोस प्लस लॉगस। बायोस का मतलब होता है जीव, जैव, सजीव, या हम ये कह सकते हैं कि लिविंग बींग्स। और लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना। बायोलॉजी का प्रतिपादन, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन कर लीजिए, आप कर लीजिए कि बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था। तो बायोलॉजी शब्द सबसे पहले लेमार्क व टेबनेस 1802 ईस्वी में दिए थे। लेमार्क और टेबनेस नामक वैज्ञानिक थे, 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया था, या ये बायोलॉजी शब्द दिए थे। फादर ऑफ बायोलॉजी, अब फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इनको अंग्रेजी में एरिस्टोटल पढ़ा जाता है, इन्हें जनक बायोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि मैं बायोलॉजी, आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, मैं आप लोग को बहुत ही बढ़िया बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। बायोलॉजी मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। और मैं आप लोग को ये बता दूं कि आप लोग बिल्कुल मतलब पढ़िए अभी। आगे इसकी मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ, सारी चीज़ें पूरा आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। मेरे ऊपर विश्वास रखिए, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप सिर्फ हमसे पढ़िए। मैं आप लोग एकदम 1 नंबर का बता तो रहा हूँ, एकदम अंगुलियों पर आपकी बायोलॉजी होगी। पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं, बस बायोलॉजी समझने की चीज़ है। आप बायोलॉजी को समझिए। अब जीव विज्ञान की शाखा यानी ब्रांच। जीव विज्ञान को हम 2 भागों में बांटते हैं, पहला है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी। यानी जब जूलॉजी पहला हो गया, दूसरा हो गया बॉटनी। जूलॉजी को प्राणी शास्त्र या जंतु विज्ञान कहते हैं, बॉटनी को वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब जूलॉजी में हम जो वहाँ पर बोले थे वही बात यहाँ पर लागू होगी। स्टडी ऑफ एनिमल्स इट कॉल्ड जूलॉजी, यानी जंतुओं का अध्ययन। स्टडी ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधे का अध्ययन, इज कॉल्ड बॉटनी। यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी।
दोस्तों हम आप लोग को बता दें कि ये जो जूलॉजी की हम बात कर रहे हैं, जूलॉजी में देखिए नीचे लिखा है स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स, हम पहले लिखे हैं। इसमें एक बुक लिखी थी, यानी एनिमल के लिए एक बुक लिखी गई थी, जिसे हम कहते हैं हिस्टोरिया एनिमेलिया। इसके लेखक थे अरस्तु। अरस्तु ने एक बुक लिखी थी, एक बुक का प्रतिपादन किया था, जिससे हम हिस्टोरिया एनिमेलिया कहते हैं। और इसी तरह जैसे जूलॉजी में एक बुक लिखी गई थी हिस्टोरिया एनिमेलिया कहते हैं, उसी प्रकार से बॉटनी में एक बुक लिखी गई थी जिसे हिस्टोरिया प्लांटेनम कहते हैं। इसके अब बात की जाए कि बॉटनी के जनक कौन है, तो बॉटनी के जनक थियोफ्रास्टस हैं, या थियोफेस्टस भी कुछ लोग कहते हैं, कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। थियोफ्रास्टस हैं। थियोफ्रास्टस ने एक बुक का प्रतिपादन किया था जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेनम। और एनिमल यानी जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया कहते हैं। अच्छी बात है कि मैं आप लोग को बात बता दूं कि जो अरस्तु थे उन्हीं के शिष्य थियोफेस्टस थे। थियोफेस्टस को हम जनक या फादर ऑफ जूलॉजी यानी पूरी बायोलॉजी कहते हैं, लेकिन अगर बॉटनी की बात आती है तो हमेशा थियोफेस्टस को याद करते हैं, कहते हैं थियोफेस्टस को कहते हैं। दोस्तों अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है भाइयों कि सजीव किसे कहते हैं, लिविंग है क्या? कैसे कोई भी चीज़ आप मानेंगे कि लिविंग है या ये जीवित है या ये निर्जीव है, ये आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे? ये बड़ा मुश्किल होता है डिफाइन करना कि कोई भी चीज़ ये आप कैसे कह सकते हैं सजीव है। मतलब किसी चीज़ को आप कैसे कह सकते हैं निर्जीव है? तो बस आप इतना जानिए कि अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे किसी को कह दें सजीव है, कैसे किसी को कह दें निर्जीव, कैसे लिविंग बीइंग कह सकते हैं या कैसे किसी को सजीव कह सकते हैं। तो सजीव के 5 लक्षण होते हैं, हम आप लोग को शुरुआती में पहले बता दें। सजीव के 5 लक्षण होते हैं। पहला वृद्धि, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, दूसरा संवेदनशीलता, तीसरा निश्चित शारीरिक संगठन। यानी हम वृद्धि को हमें कह सकते हैं ग्रोथ, ठीक, जनन को रिप्रोडक्शन, उपापचय को मेटाबॉलिज्म, संवेदनशीलता को कॉन्शियसनेस कह सकते हैं अंग्रेजी में, और निश्चित शारीरिक संगठन को डिफाइंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या हमें कह सकते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सजीवों के 5 लक्षण हैं। पहला है वृद्धि, दूसरा जनन यानी रिप्रोडक्शन, तीसरा उपापचय, उसके बाद संवेदनशीलता, उसके बाद निश्चित शारीरिक संगठन डिफाइंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हम आपको ये बता दें कि इसमें जो वृद्धि और जनन है ये नॉन डिफाइंड करेक्टर यानी अनिर्धारित लक्षण है, ये दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता। अभी हम बताएंगे कि कैसे क्यों निर्धारित नहीं किया जा सकता। और डिफाइन करेक्टर यानी डिफाइन करेक्टर जो है वो है मेटाबॉलिज्म, संवेदनशीलता यानी उपापचय, मेटाबॉलिज्म, संवेदनशीलता, कॉन्शियसनेस, निश्चित शारीरिक संगठन यानी डिफाइन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम कह सकते हैं डिफाइन करेक्टर लिविंग। अब आइए बात करते हैं हम इनको ग्रोथ को और जनन को हम क्यों नहीं कह सकते कि डिफाइन करेक्टर नहीं है लिविंग से। तो हम आप लोग को दोस्तों बता दें कि हम इसलिए नहीं कह सकते हैं, जैसे देखिए लिखा है ना, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ वी द टेक इंक्रीज इन बॉडी मास। दोस्तों हम बता दें आप लोग को भाइयों कि यहाँ लिखा है बाकायदे कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ वी द टेक इंक्रीज इन बॉडी मास। जैसे बात की जाए हिमालय पर्वत की या किसी टीले की बात की जाए या किसी ऊंचाई की बात की जाए या कोई पदार्थ रखा है या कोई चीज़ रखी है, उस पर कुछ समय तक जब काफ़ी दिनों तक रखी रह जाती है तो उस पर धीरे 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 ढेर सारे धूल के कण बैठते चले जाते हैं, यानी वो अपने ऊंचाई एक ऊंचाई पकड़ लेती है और यानी उसके मतलब उसमें ग्रोथ दिखाई देती है। तो आप कैसे आप उसे लिविंग बीइंग तब तो आप तो फिर उसे भी कह देंगे कि नहीं अरे वृद्धि इसमें हो रही है तो जीवित है, लेकिन जीवित तो नहीं है। हिमालय पर्वत पर ग्रोथ हो रही है, ढेर सारा मतलब माउंटेन एरिया बढ़ रही है घट रही है, तो आप उन्हें क्या करेंगे लिविंग कहेंगे? लिविंग नहीं कर सकते ना। तो ये लिखा है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ यू द टेक इंक्रीज इन बॉडी मास। आप ये कर लीजिए। अब देखिए मान लीजिए बात करते हैं ग्रोथ की, ठीक, अब आपको बहुत अच्छे समझा दें हम। सभी सजीव वृद्धि करते हैं, ये आप जान लीजिए, सभी सजीव वृद्धि करते हैं। प्लांट में यानी पादप में जीवन प्रयत्न वृद्धि होती है। प्लांट यानी पादप जो होते हैं यानी प्लांट होते हैं, होल लाइफ ग्रोथ होता है इसमें इनमें। और एनिमल में निश्चित आयु तक होता है। जैसे क्या हो गया, कोई पौधा है उसमें कहीं से लीफ निकल रहे हैं, कहीं से कुछ लग रहा है, जब तक एक समय तक आता है उसके एपिकल
जो सेल होती है, एपिकल पार्ट जो होता है ऊंचाई वाला, उस पर कंटिन्यू वृद्धि होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है। आसमान कहीं से कहीं, कहीं से कुछ, कहीं से कहीं कुछ निकल रहा है। लेकिन एनिमल शरीर में निश्चित है हमारा हाथ इतने बड़ा होगा, हमारा हमारी मुंह मतलब हमारी नाकें इतनी बड़ी होंगी। क्या अब इतनी बड़ी नाक इससे ज़्यादा बड़ी हो नहीं पाएगी? मतलब हर एक चीज़ का एक निश्चित है कि इतनी वृद्धि होगी, यानी निश्चित वृद्धि होगी। और और में क्या है कि आपकी वृद्धि होती रहेगी, ग्रोथ होती रहेगी। एक बात करते हैं, जैसे एक और आपको ग्रोथ ग्रोथ क्यों जो है कि अ, मतलब कि नॉन डिफाइंड करेक्टर है लिविंग बीइंग का। इसलिए है कि जैसे कोई लकड़ी लकड़ी का टुकड़ा रखा गया है, पानी से भीग जाता है, फूल जाता है। जब फूलता है तो उसके ऊपर पपड़ी सी जम जाती है, यानी एक ग्रोथ सा दिखाई देता है। तो क्या आप उसे भी कह देंगे सजीव है? सजीव नहीं कहेंगे ना। ठीक उसी प्रकार से लिखा है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो विथ द टेक इंक्रीज इन बॉडी मास। ये इंक्रीज तो करते हैं अपने बॉडी मास में, लेकिन हम नहीं कह सकते हैं कि मतलब ये ग्रोथ, ये वृद्धि कर गए हैं या ग्रोथ को लिविंग में नहीं रखते हैं। बस ये हमने हमने आपको बता दिया। अब आइए हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये बहुत ही फेवरेट लेसन चैप्टर है, जिसे लोग बड़े मन से पढ़ाते हैं, बच्चे मन से पढ़ते हैं। हम लोग जब इंटर में थे तो बड़ी, हाई स्कूल में थे तो बड़ी उत्सुकता रहती थी, अरे आज ये पढ़ाया जाएगा, आज रिप्रोडक्शन का लेसन नहीं आ रहा, ये है हुआ। मतलब बहुत अच्छा भी लगता है और बड़ा मज़ा भी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है रिप्रोडक्शन। मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, पूरा कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप रिप्रोडक्शन नीचे सामने लिखा है सेम ऑफ स्प्रिंग, इसका मतलब समझ ही गए होंगे। सेम ऑफ स्प्रिंग मतलब क्या है? यानी वह प्रक्रिया जिसमें जीव को अपने समान छोटे से जीव को पुनः उत्पन्न करती है। ठीक, यानी अब देखिए रिप्रोडक्शन को दो भागों में बांटा गया है। री मतलब पुनः या दोबारा, प्रोडक्शन मतलब उत्पन्न करना। भैया नमोआ बता रहा है इसका कि री मतलब पुनः या दोबारा, प्रोडक्शन मतलब उत्पन्न करना। यानी जाहिर सी बात है कि आप मतलब सेम प्रोजनी, अपने जैसी सेम बनाना या डिफरेंट बनाना, यही रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हम आपको छोटी सी बात बता दें। मेल हो गया, फीमेल हो गया, मेल से स्पर्म निकलेगा और फीमेल से ओवम निकलेगा यानी अंडाणु निकलेगा। जब मेल से शुक्राणु निकलेगा यानी स्पर्म निकलेगा, और फीमेल के ओवरी से, ओवम से अंडाणु निकले, अंडाणु निकलेगा। ठीक, एक निकलेगा। अब एक जो है कि अपना स्टेबल लाता है, एक जब निकलेगा, स्पर्म हमेशा मोटिलिटी रहती है। स्पर्म उसके पास जाएगा, दोनों फ्यूज करेंगे। जब फ्यूज कर जाएंगे तो जब मिल जाएंगे, एक एन सेल इधर से एक एन सेल इधर, जब 2n हो जाएगा। जब 2n से जब 2 सेल मिल जाएंगे तो एक नए जीव का वहीं से निर्माण शुरू हो जाता है। बस वही लिखा है, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान छोटे से जीव को पुनः उत्पन्न करती है या उत्पन्न करता है, उसे ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। लगी रहा नमोस लग रहा है, री मतलब पुनः, प्रोडक्शन मतलब उत्पन्न करना, अपने जैसी सेम प्रोजनी उत्पन्न करना, या कह लीजिए कि सेम ऑफ स्प्रिंग, पेरेंटल सेम ऑफ पेरेंट द्वारा यानी माता पिता द्वारा सेम ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न करना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। लिखा हुआ प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान छोटे से जीव को पुनः उत्पन्न करता है। अब इसमें पढ़ेंगे एक्सेप्शन क्या है। मतलब हम आप लोग को बताए थे ना कि क्यों जो है कि इसको हम रिप्रोडक्शन को क्यों नहीं रख पा रहे हैं कि डिफाइन कैरेक्टर में, ये नॉन डिफाइन कैरेक्टर है लिविंग बीइंग का, इसलिए नहीं रख पा रहे हैं कि जाहिर सी बात है। अगर हम बात की जाए यहाँ पर खच्चर की यानी म्यूल की, म्यूल प्रोजनी उत्पन्न नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता खच्चर। तो इसमें क्या होता है, खच्चर कैसे बनता है? इसमें हम फीमेल घोड़ी लेते हैं, मेल गधा लेते हैं, गधा लेते हैं, और दोनों को क्रॉस ब्रीड करवाते हैं तो खच्चर उत्पन्न होता है, जो भट्ठों पे ईंटा होता है। भट्ठा मतलब समझ रहे हो, यानी सामान ढोने के काम आता है। आप यहाँ उस पर रख देंगे, वहाँ जाएगा उतार देगा। यानी खच्चर का कोई भविष्य नहीं है, उसका भविष्य खतरे में है, वो ख़त्म है। बस ये जानो कि घोड़ी रहती है, यानी फीमेल घोड़ी रहेगी, और गधा जो रहेगा, डंकी जो रहेगा, जो गधा रहेगा, उसका नर रहेगा, वहाँ से स्पर्म लेंगे, यहाँ से ओवम लेंगे, दोनों का क्रॉस ब्रीड करवा देंगे। उसके बाद खच्चर उत्पन्न हो जाता है। ये खाली सामान ढोने का बस काम करता है, इनका भविष्य खतरे में है। इसलिए अब जैसे ग्रोथ को इसलिए हम नहीं रख, अब इसको क्या करेंगे, आप कैसे रिप्रोडक्शन को कैसे रख देंगे? नहीं रख पाएंगे ना। ठीक इसी प्रकार से स्टेराइल वर्कर बीज, यानी जो मधुमक्खियाँ होती हैं, रानी जब अंडा देती है तो उसमें कुछ मधुमक्खियाँ होती हैं जो उन अंडों को सेती हैं,
लेकिन उनके बच्चे नहीं होते हैं, उनके बच्चे नहीं होते हैं, वो उनको सेती हैं, उनको बड़ा करती हैं। तो अब आप क्या कहेंगे, स्ट्राइल वर्कर्स भी, उनका तो भविष्य नहीं कोई है ना, उनका भविष्य तो ख़त्म है। तो आप उन्हें क्या कहेंगे, आप उन्हें यही तो कहेंगे कि मतलब यही देख के कहेंगे कि नहीं बिल्कुल इनको हम रख ही नहीं सकते हैं, ग्रोथ को हम रख ही नहीं सकते हैं लिविंग में का डिफाइन कैरेक्टर में। अब स्टेराइल ह्यूमन कपल्स यानी बाँझ, यानी इससे बाँझ बाँझ या ऐसे जो भी कहा जाए, मतलब लोग कहते हैं गाँव में, हम ये बोलेंगे इन स्टाइल ह्यूमन कपल्स, यानी जो ह्यूमन कपल्स होते हैं स्टाइल, जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं या बच्चे नहीं होते हैं, उनका भविष्य भी खतरे में है ना। तो आप कैसे कर सकते हैं, ये लिविंग का डिफाइन कैरेक्टर नहीं कर सकते, ये दोनों अपवाद में रहा। अब आते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म के बारे में बहुत अच्छा हम लोग को पढ़ाएंगे। आप देखिए मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय, जीव शरीर में होने वाली समस्त जैव रासायनिक क्रियाएं ही मेटाबॉलिज्म कहलाती है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, खाना का पचना, सारी चीज़ें होना या सांस का लेना, जितने भी रिएक्शंस होते हैं ऊपर नीचे, आप उन्हें ही मेटाबॉलिज्म करके देखिए। लिखा है ये अंग्रेजिया में क्या लिखा है, आप इसको देखिए, अंग्रेजी में एकदम क्लियर लिखा है, इसको तुम लोगों ने देखा पहले। द सम टोटल्स ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल्स ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ओके, यानी जीव शरीर में होने वाली समस्त जैव रासायनिक क्रियाएं ही मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। अब आपको बताऊंगा मेटाबॉलिज्म एक्चुअली में है क्या, अभी आप नहीं समझ पाए होंगे, हमेशा कंफ्यूज आदमी रहता है मेटाबॉलिज्म क्या है। नहीं, उपापचय क्रिया यानी शरीर में जो सारी सारी रिएक्शन, सारी क्रियाएं, सारी चीज़ें चल रही उसे ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब इसमें आप थोड़ा देखिए, मेटाबॉलिज्म में हम दिखा रहे हैं आपको। मेटाबॉलिज्म ने उपापचय को दो भागों में बांटा गया, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को अपचय कहते हैं, एनाबॉलिज्म को उपचय कहते हैं। अपचय यानी उपचय, अपचय कैटाबॉलिज्म, उपचय एनाबॉलिज्म। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। जब हम दो भागों में बांटते हैं तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, यानी आवा हम तुम्हें काटी, यानी कैटाबॉलिज्म यानी विनाशकारी क्रियाएं, यानी विघटनकारी क्रियाएं, यानी कि आप एक कर लीजिए कैटाबॉलिज्म में कि विघटनकारी क्रियाएं, और इसमें निर्माणकारी क्रियाएं, यानी जब कोई भी चीज़ आएगा वो कट जाएगा तो विघटन ही तो होगा, यानी खत्म हो रहा है वो, खत्म, यानी विघटनकारी क्रियाएं। विघटनकारी मतलब कोई भी चीज़ बना है, जटिल है, उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देना। आप इसमें कैटाबॉलिज्म आइए काटते हैं, अब कैटाबॉलिज्म ने काट डाला। ओके, यानी अब देखिए अब एनाबॉलिज्म में निर्माणकारी क्रियाएं, यानी कोई भी चीज़ आया उसे निर्माण करना है, बना एक अच्छी चीज़ बना देना। अब बात करते हैं, जैसे आप शोषण लेते हैं, शोषण के तो शोषण की भी अपरंपार लीला है, अब वो भी पढ़ाया जाएगा। शोषण में क्या रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, हालांकि अभी हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। आपको लगता है बस सांस लेने काम खत्म, नहीं, सांस लिए अगर संगवा संगवा बहुत है काम चलता है। जब आप सांस ले रहे हैं तो इसमें समझ लो कि सांस लेने के बाद क्रेब साइकिल चलती है, मतलब बहुत कुछ होता है। जब आप सांस लेते हैं, आप ऑक्सीजन सांस ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाती है, प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन जाती है। अब ऑक्सीजन जाती है तो होता क्या है, आप लोग देखिए, हम आप लोग को बताते हैं क्या होता है। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक, हम सांस लिए, ऑक्सीजन हमारे अंदर गई, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 + H2O, यानी टूट जाता है, ये यानी नष्ट हो जाता है। यही तो है विघटनकारी, विघटन यानी टूटना, कटना, श्वसन। एक एग्जांपल आपको हम दे दिए हैं, C6H12O6 ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में टूट जाता है। जब टूटेगा तो शरीर को एनर्जी मिलेगी, बच्चा अब समझ में आया। अब आते हैं निर्माणकारी क्रियाएं में। निर्माणकारी क्रियाएं में ये है, हम इसमें एग्जांपल देते हैं प्रकाश संश्लेषण के, यानी फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या होता है, देखिए हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, पौधा वहाँ से ले लेगा, H2O वाटर की उपस्थिति में, सूर्य कार्बन डाइऑक्साइड + H2O सूर्य की उपस्थिति में, और रंध्र जो होती है, यानी जो लीफ, प्लांट के लीफ में जो क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पौधे हरे भरे रहते हैं, उसके उपस्थिति में, ठीक, सूर्य का प्रकाश उपस्थित लगना चाहिए क्लोरोफिल में, यानी पौधे के रंध्र में, यानी क्लोरोफिल में,
क्लोरोफिल में जिससे कारण हरा होता है वो पिगमेंट वहाँ पर पाया जाता है। वहाँ पर C6H12O6 + O2 यानी CO2 + H2O सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये आपका ग्लूकोज बनता है। यानी ये सरल फॉर्म था, CO2 + H2O एकदम सरल फॉर्म था। अब सूर्य की उपस्थिति में प्लांट में ये ग्लूकोज बना, यानी कम्प्लेक्स रूप बन गया, यानी आप ये कह सकते हैं सरल से जटिल बन गया। इसके बारे में भी आप लोग को बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे। अब आते हैं ये आपका, अब आते हैं हम आपको पढ़ाते हैं संवेदनशीलता। संवेदनशीलता हम आपको पढ़ाएंगे कॉन्सियसनेस। संवेदनशीलता यानी कॉन्सियसनेस हम आप लोग को पढ़ाएंगे। संवेदनशीलता किसे कहते हैं? अपने चारों ओर के वातावरण से अनुक्रिया दर्शाते हैं। यानी ये कह लीजिए कि हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे अंदर संवेदनशीलता यानी हवा चलेगी, हम महसूस करेंगे। हमें किसी झगड़ा किसी दोस्त से करेंगे, उसका दुख होगा। अपने गर्लफ्रेंड से, यानी जो भी किसी से प्यार करते हैं उससे बात करेंगे, उससे लड़ाई होगी, उससे झगड़ा होगा तो हमको दुख होगा। या जब अच्छी बातें करेंगे तो हम खुश होंगे। यही तो संवेदनशीलता है, चीज़ों के प्रति सेंसिटिव दर्शाना। आपको एक पेन नीडल चुभाई गई, ठीक, वो सब आप उसके प्रति एक रिएक्शन दिए। अरे कोई धंसा रहा है भाई पीछे से पेन, या कुछ कर रहा है, या मम्मी पापा आपको डांटते हैं, आपको हर्ट होता है। यही तो है, यही है संवेदनशीलता, कॉन्सियसनेस। अब इसमें हम देखते हैं ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु, बस संवेदनशीलता के बारे में इतना है, काफ़ी है। हमारे चारों ओर के वातावरण से अनुक्रिया करते हैं, यानी हम महसूस करते हैं, फील करते हैं। अब अगला पॉइंट है आपका निश्चित शारीरिक संगठन, डिफाइन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। डिफाइन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में है कि पहले जीव द्रव्य, उसके बाद कोशिका, फिर ऊतक, अंग, अंग तंत्र। तो कोशिका यानी जीव द्रव्य को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका अक्सर कहते हैं, टिश्यू को हम ऊतक कहते हैं, ऑर्गन्स को अंग कहते हैं, बॉडी सिस्टम को अंग तंत्र कहते हैं। ऊतक जो है कि पादपों में ऊतक स्तर तक खाली शारीरिक संगठन के बारे में, यानी प्लांट में ऊतक ऊतक स्तर तक ही शारीरिक संगठन होता है, बाकी हम लोगों में होता है, ठीक। अब जंतुओं में शारीरिक संगठन के बारे में बात करें, मतलब इनकी बनावट हम बताएं आपको ना, प्रोटोप्लाज्म हो गया, सेल हो गया, टिश्यू, आर्गन हो गया, ऑर्गेनेल्स हो गया, यानी आर्गन सिस्टम्स हो गया। तो हम बात करेंगे, इनको हम रखें, पहला है कार्डेटा, दूसरा है पोरीफेरा, तीसरा है सिलेंट्रेटा, फिर टिनोफोरा, प्लेट हेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा। इसको हम इतने भागों में कार्डेटा है, इसको हम इतना। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म तक, जो प्रोटोजुआ तक प्रोटोप्लाज्म की ही बनावट होती है, बस इतना आप जानिए। इसके बारे में हम आप लोग को पूरी डिटेल में पढ़ाएंगे। ये 12 फाइलम है, हमको इनको पढ़ना पड़ेगा। अब आपको हम लास्ट में बता देंगे डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, यानी लास्ट में हम आप लोग को बता देंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग, यानी नॉन डिफाइन कैरेक्टर और डिफाइन कैरेक्टर फाइनली हम आपको बता दें। तो इसमें जो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है, और डिफाइनिंग कैरेक्टर में आपका मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सियसनेस आ जाएगा आपका, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सियसनेस आ जाएगा आपका। ये आपका डिफाइन कैरेक्टर, यानी मेटाबॉलिज्म, उपापचय, सेलुलर बॉडी या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब शरीर की बनावट या ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी है, संवेदनशीलता, इतनी आ जाएगी। अब आप लोग को दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि अब जब अगले क्लास होगी उसमें मैं आप लोग को ये पढ़ाऊँगा 9वीं की बायो। उसका मैं एक दिन पहले 9वीं की क्लास का बायो को मैं बता दूंगा कितना लेसन है, कैसे कैसे क्या है, फिर मैं पढ़ाना शुरू करूँगा। आज के लिए इतना है। जय हिंद दोस्तों।